नमस्कार साथियों। जितने भी साथी हमारे नॉलेज टीवी देसी ताउस यूट्यूब चैनल से जुड़े उन सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी साथी हैं जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दो। ठीक है। आज का हमारा सेशन जो रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो एचटेट वाले स्टूडेंट्स के लिए विशेषकर जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं। कई विद्यार्थियों के मैसेज आए थे कि सर हमें संस्कृत का बैच लेना है, तो हमें कहाँ पर किस प्लेटफॉर्म को चूज करें। तो आपको मैं बता दूं, ये सारी की सारी सुविधाएं आपको नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल पर आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और ये बैच प्यारे बच्चों हमने शिक्षक दिवस पर लॉन्च किया था। और इस बैच के अंदर प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों ने अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। और इस बैच में हमारे जो फीस रखी गई है प्यारे बच्चों, वो आपको बता दूं। फीस हमारी प्यारे बच्चों ऑफर चला हुआ है, शिक्षक दिवस पर चलाया था हमने ये ऑफर है। और ये ऑफर जो रहेगा वो रहेगा प्यारे बच्चों मात्र 14 सितंबर तक ही ये ऑफर रह पाएगा। तो हमारी जो फीस है वो प्यारे बच्चों 1499 रुपये फीस रखी गई है। और इस बैच में आपको कंप्लीट संस्कृत पढ़ाई जाएगी 1499 रुपये में। ठीक है। और उसके अलावा प्यारे बच्चों, यदि कोई स्टूडेंट है जिसका एचटेट का पेपर देना है, बार बार परीक्षा देकर थक चुका है, वो चाहता है कि मैं अब की बार कंप्लीट बैच ले लूं, तो आपको बता दूं भाई, आपको कंप्लीट जो कॉमन बैच है हमारे सभी टीचर्स के द्वारा, जिसमें सारे के सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, हिंदी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, आपको रीजनिंग, मैथ, हरियाणा जीके और संस्कृत कंप्लीट बैच लेना चाहते हो तो हमारी फीस प्यारे बच्चों 2999 रुपये रहेगी। इसमें आपको कंप्लीट बैच पढ़ा दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखा बहुत सारे संस्कृत के विद्यार्थी इधर उधर भटकते रहते हैं, क्योंकि एक उनको जैसा वो टीचर चाहते हैं, एक पात्र अध्यापक चाहते हैं जो उनका प्यारे बच्चों पेपर क्लियर करा सके, वैसा अध्यापक नहीं मिल पाता है। विद्यार्थियों को बड़े परेशानी है। और उस परेशानी को देखते हुए नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल आपके लिए लाया है प्यारे बच्चों संस्कृत का बैच। और इस बैच की जो सीटें हैं वो सीमित सीटें हैं, केवल पहले 100 बच्चों के लिए फीस रहेगी। हमारा ऑफर है पहले 100 बच्चों के लिए, और 14 सितंबर तक ही आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके बाद फीस जो वो सामान्य हो जाएगी। तो इसमें आपको सारा का सारा संस्कृत का जितना भी जितने भी टॉपिक हैं, जितना भी हमारा वो साहित्य है या व्याकरण है प्यारे बच्चों, या फिर हमारी जो भी रचनाएं हैं, उन सारी रचनाओं के बारे में, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर जो हमारे क्वेश्चन आंसर आए हैं, उन सभी प्रश्नों के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। तो मेरे जितने भी साथी हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, उन साथियों से निवेदन है जल्दी से जल्दी आप संस्कृत का बैच खरीद लें, ताकि आपका समय बच सके। और आपको बता दूं प्यारे बच्चों, नवंबर माह के जो तीसरे सप्ताह में उम्मीद है कि हमारा जो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो परीक्षा गठित करेगी हमारी एचटेट की। तो उस समय तक हमने अपना पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से पूर्णतः पढ़ लेना है। तो आप जितने भी साथी हैं इधर उधर भटके नहीं, क्योंकि आपके पास समय है, उसके अंदर समय की कमी है, समय का अभाव है प्यारे बच्चों। और उस कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। और हमारी उम्मीद प्यारे बच्चों 90 नंबर की नहीं रहेगी। हमारी उम्मीद रहेगी प्यारे बच्चों आपको कम से कम 110, 120, 115, 122, 125 तक की उम्मीद करके चलेंगे। कम से कम आपको इतने नंबर हम आपको दिलाएंगे। अब आपको बता दूं भी पेपर में हमने कैसे क्वालिफाई करना है। यहाँ पर प्यारे बच्चों पहले इस पे डिस्कस करेंगे कि हम पेपर को कैसे क्वालिफाई करें। तो आपको बता दूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है और आपको कौन कौन से अध्यापक पढ़ाएंगे। हमने पढ़ना है प्यारे बच्चों मनोविज्ञान। क्या पढ़ना है सर? हमें पढ़ना है मनोविज्ञान। तो प्यारे बच्चों मनोविज्ञान जो हमारी रहेगी वो रहेगी 30 अंक की। कितने अंकों की रहेगी? 30 अंक की। यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे केडी सर। इतना अच्छा आपको मनोविज्ञान कराएंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं। और उम्मीद ये है कि आपके 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन में से आप 25 प्लस अंक आपको दिलवा देंगे।
कौन दिलवा देंगे? अकेले केडी सर। उसके बाद प्यारे बच्चों मनोविज्ञान के बाद हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी। हमारी भाषा जो है वो भाषा विभाग बना है, वो भाषा विभाग में हमारी अंग्रेजी और हिंदी को हमने पढ़ना है। अंग्रेजी हमारी आएगी प्यारे बच्चों 15 अंक की, और हिंदी आएगी प्यारे बच्चों 15-15 अंक की। 15 अंक की हिंदी आएगी, और हिंदी भी प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि आपको लगभग 13+ नंबर आपको किस में मिल जाएंगे? हिंदी में मिल जाएंगे। और अंग्रेजी की बात की जाए तो हमारे संस्कृत के विद्यार्थियों की अंग्रेजी जो माध्यम है ये प्यारे बच्चों काफी कमजोर पक्ष रहा है, क्योंकि संस्कृत के विद्यार्थियों को अंग्रेजी में हमेशा हाथ तंग रहता है। तो अंग्रेजी आपकी 15 नंबर की आएगी, और आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपके 10+ की उम्मीद रहेगी, हमें आपको 10+ नंबर आपको अंग्रेजी भाषा में दिला देंगे। उसके बाद बात की जाएगी प्यारे बच्चों हमारे तार्किक शक्ति, जिसको जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग। क्या रहेगी सर? हमारी रहेगी रीजनिंग। रीजनिंग की बात की जाए, रीजनिंग हमारे 10 अंक की आएगी। उसके अलावा प्यारे बच्चों हमारी हरियाणा सामान्य ज्ञान, हरियाणा जो सामान्य ज्ञान रहेगा वो प्यारे बच्चों 10 अंक का रहेगा। और उसके अलावा जो हमारा गणित का पाठ्यक्रम रहेगा, गणित जो रहेगा वो हमारा रहेगा प्यारे बच्चों 10 अंक का। तो रीजनिंग में आपके प्यारे बच्चों उम्मीद ये है कि हम 8+ या 9+ आपको अंक दिलवा देंगे, किसमें? रीजनिंग में। और हरियाणा सामान्य ज्ञान में तो प्यारे बच्चों हमारे अध्यापक इतने अधिक अनुभवी हैं कि उम्मीद ये है प्यारे बच्चों 10 में से 10 अंक आपको किसमें दिला देंगे? हरियाणा सामान्य ज्ञान में। और गणित में हमारे संस्कृत के विद्यार्थियों का गणित में हाथ तंग है। हम मानते हैं कि वो गणित को उन्होंने अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा है। हमारे अध्यापक प्यारे बच्चों आपको पढ़ाएंगे, छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे, और गणित में भी आपको लगभग 7+ अंक दिलवा देंगे। अब बात की जाएगी प्यारे बच्चों हमारे पाठ्यक्रम में जो अहम रोल अदा करेगा, वो अदा कौन सा सब्जेक्ट करेगा? सर हमारा संस्कृत हमारा मुख्य रोल अदा करेगा। और संस्कृत में हमें पढ़ना क्या है? सर हमने पढ़ना है साहित्य। हमें क्या पढ़ना है? हमने साहित्य पढ़ना है। उसके अलावा हम क्या पढ़ें? उसके अलावा हम पढ़ेंगे व्याकरण। संस्कृत में हमारा साहित्य, व्याकरण, और प्यारे बच्चों हमें कुछ विविध भी पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर हमें हमारे प्यारे बच्चों संस्कृत के अंदर हमारा जो एग्जाम रहेगा वो प्यारे बच्चों हमारा जो 60 अंक का एग्जाम रहने वाला है। और 60 अंक में से यदि आप हमारे इस KTDT प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो उम्मीद ये है कि आपके 45+ अंक आपको केवल और केवल संस्कृत विषय से दिला दिए जाएंगे। और इस संस्कृत विषय को मैं प्यारे बच्चों आपको बता दूं, मैं इसमें जो क्लास हमारी रहेंगी वो रहेंगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड VOD फॉर्म में रहेंगी। रिकॉर्डेड जो VOD फॉर्म में आपको क्लासेज मिल जाएंगी। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि विद्यार्थियों के लिए यदि आप लाइव क्लास लेते हैं तो आपका अधिकांश समय प्यारे बच्चों क्लास हमारी 1 घंटे की होती है, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है। तो समय का अभाव है तो चिंता की जरूरत नहीं है, इसमें आपको VOD क्लास, अधिकांश क्लास में आपको VOD दूंगा, और आपको कुछ बिंदु आपका मैं लाइव क्लास के माध्यम से कराऊंगा, ताकि मेरे पढ़ाया हुआ हर विद्यार्थी ऐसा ना हो कि किसी का एचटेट रह जाए। तो हमारी उम्मीद ये रहेगी, हमारा प्लान बना रखा है हमारा KTDT ऐप ने कि आपको ये सारी की सारी आपको प्यारे बच्चों विषय वस्तु कक्षा में कराई जाएगी। अब बता दें आपको कि आपका प्यारे बच्चों सिलेक्शन कैसे होगा। अब आपका प्यारे बच्चों सिलेक्शन कैसे होगा, जो हमारा मनोविज्ञान है उसमें आपके 25 अंक के करीब आ जाएंगे। और हिंदी जो विषय है, हिंदी विषय है उसके अंदर उम्मीद ये है कि आपको 13 अंक दिला देंगे। उसके बाद अंग्रेजी जो विषय रहेगा, अंग्रेजी का विषय है उसमें हमें उम्मीद है, और आपको प्यारे बच्चों इतना अच्छा कंटेंट कराया जाएगा, बात बातों में पढ़ा दिया जाएगा। और प्यारे बच्चों जो हमारा
तार्किक शक्ति है, तर्क शक्ति है, उसमें भी प्यारे बच्चों आपको हमारे अध्यापक अनुभव के सागर हैं, तो वो प्यारे बच्चों आपको इतने अंक दिलाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो हमारा हरियाणा जीके है, हरियाणा जो जीके है, जीके का पोर्शन है, उसमें प्यारे बच्चों आपको हरियाणा जीके एक उत्तम लेवल की नहीं आती है स्टेट में, एक सामान्य लेवल की आती है। वहां पर हमारे मंदिरों से क्वेश्चन, मेलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे विधानसभा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य सामान्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वहां पर प्यारे बच्चों आपको हिंदी में, सॉरी, हरियाणा जीके में 10 में से 9 अंक आपको दिलवा देंगे। और गणित की बात की जाए तो गणित में प्यारे बच्चों हम कोशिश ये करेंगे 15 में से, संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए, तो आपके संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए 7 प्लस आपको किसमें मिल जाएंगे अंक, गणित में। अब रह गया हमारा विषय, हमारा विषय जो है संस्कृत, उसमें प्यारे बच्चों हमारे अंक लगभग 45 प्लस अंक यदि हम ले लेंगे तो प्यारे बच्चों हमारा सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। इस तरह से हमने अपने पाठ्यक्रम को, इस तरह से प्यारे बच्चों हमने अपनी तैयारी को करके चलना है। यदि ऐसे तैयारी करेंगे तो हम प्यारे बच्चों बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम ला सकते हैं। अब यहाँ से हमें अंक कितने मिल गए हैं सर? हमें अंक मिल गए हैं 25। 25 और 25 कितने हो गई सर? ये तो हमारे 50 हो गई हैं। 25 और 25 कितने हो गई? 50। 50 और हमारे प्यारे बच्चों 23 कितने हो गए हैं? 50 और 23 सर हमारी हो गए हैं 73। 73 अंक प्लस हम उसमें 73 में हम 45 और जोड़ देंगे तो हमारे सर 118 अंक आ जाएंगे। तो हमारा प्लान ये है प्यारे बच्चों कि आपका स्कोर 90 नहीं करवाना है। पहले तो ये बात आप मन से निकाल दो कि यहाँ पर 90 अंक से क्वालिफाई करना है। 90 अंक से क्वालिफाई नहीं करना, अच्छे अंकों से हमने क्वालिफाई करना है। तो अच्छे अंकों से तभी क्वालिफाई करेंगे, उसके लिए हम पर्याप्त एक रणनीति बना के चलेंगे। एक रणनीति कब बनेगी? जब हम प्यारे बच्चों एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, और उस प्लेटफॉर्म का नाम प्यारे बच्चों अब आपके माइंड में एक ही होना चाहिए, नॉलेज टीवी देसी ताऊ। आज का हम एक अच्छा सा, एक सुनहरा सा, एक हम आज एक छोटा सा बिंदु शुरू करेंगे जिसका नाम रहेगा प्यारे बच्चों रघुवंश। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी रणनीति क्या रहने वाली है और हमारा आज का बिंदु क्या रहने वाला है। तो आज का हम एक प्यारी सी रचना पढ़ने वाले हैं जिस रचना का नाम है रघुवंश। तो आज की कक्षा हम शुरू करते हैं रघुवंश महाकाव्य से। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आज का हमारा बिंदु रहने वाला है रघुवंश। क्या पढ़ना है सर? हमें पढ़ना है रघुवंश। रघु का वंश, रघुवंश, रघुवंशम हमारा महाकाव्य हो जाएगा। तो रघुवंशम महाकाव्य पढ़ना है। तो आपको बता दूं रघुवंशम महाकाव्य के लेखक कौन है, रघुवंशम महाकाव्य के प्रणेता कौन है। तो यदि हमसे पूछा जाए लेखक या प्रणेता तो हमारे कौन रहेंगे सर? हमारे रहने वाले हैं महाकवि कालिदास। कालिदास ने प्यारे बच्चों रघुवंश महाकाव्य को लिखा है। रघुवंश जो है वो एक किस तरह की विधा है? यदि विधा की बात की जाए तो हमारी विधा रहने वाली है प्यारे बच्चों, वो एक महाकाव्य है। कैसी रचना है प्यारे बच्चों? महाकाव्य रचना है। अब महाकाव्य की विशेषता क्या होती है? महाकाव्य की विशेषता की बात की जाए, इसमें प्यारे बच्चों कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए और उसके अलावा अधिक से अधिक कितने भी सर्ग हो सकते हैं। और महाकाव्य की विशेषता क्या है? उसके अंदर कम से कम कितने सर्ग हों सर? 8 सर्ग होने चाहिए। अब प्यारे बच्चों यदि सर्गों की बात की गई है, अब हमसे पूछा जाता है कि रघुवंश में सर्गों की संख्या कितनी है? रघुवंश में सर्गों की संख्या है प्यारे बच्चों 19 हमारे सर्ग हैं। सर्ग कितने हैं सर? हमारे 19 सर्ग हैं। और रघुवंश में प्यारे बच्चों 19 सर्ग हैं। और लघुवंश जो हमारी एक लघु
जो रघुवंश है ये लघु त्री के अंतर्गत आने वाली हमारी रचना है। लघु त्री के अंतर्गत आने वाली रचनाओं की बात की जाए तो रघु त्री के अंतर्गत आएगी हमारी कुमार संभव, कुमार संभव, संभवम, उसके अलावा मेघदूतम। और प्यारे बच्चों जो अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी रचना, रघुवंशम। ये जो रचना है, ये रचना जो अब हम पढ़ रहे हैं, ये रचना हमारी किसके अंतर्गत आती है, सर लघु त्री के अंतर्गत आने वाली रचना है। अब हमसे पूछा जाएगा कुमार संभव में सर्ग कितने हैं, सर हमारे 7 सर्ग हैं। उसके बाद हम 17 सर्ग हैं। और रघुवंश के अंदर हमसे पूछा जाएगा तो रघुवंश में सर्ग कितने हैं, सर हमारे सर्गों की संख्या है 19। और हमसे पूछा जाएगा मेघदूत कैसा काव्य है, इसको हम कहेंगे ये हमारा खंड काव्य है। कैसा काव्य है, सर ये हमारा खंड काव्य है। खंड काव्य का मतलब इसके 2 भाग बनाए गए हैं, एक पूर्व मेघ, एक पूर्व मेघदूतम और एक उत्तर मेघदूतम। इसको प्यारे बच्चों गीति काव्य भी कहा गया है। क्या कहा गया है, सर इसे गीति काव्य भी कहा गया है। इसमें प्यारे बच्चों गीत पद लिखे गए हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, गीति काव्य कहा गया है। अब हमसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों इसी तरह से रघुवंश के अंदर, रघुवंश में, रघुवंशम जो हमारा महाकाव्य है, महाकाव्य में कितने राजाओं का वर्णन है, तो हमारे प्यारे बच्चों कितने राजाओं का वर्णन है, सर हमारे हैं 31 राजाओं का वर्णन। रघुवंश में कितने राजा हैं, सर हमारे हैं 31 राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है। अब हमसे पूछा जाता है कि सर 31 राजाओं को हम कैसे याद करें, हमें 31 राजाओं को याद नहीं करना, हमें जो मुख्य मुख्य राजा हुए हैं उनको याद करना है, जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब हमारे 31 राजाओं को याद न करके हम प्यारे बच्चों जो कुछ ही राजाओं को याद कर लेंगे जो पेपर की दृष्टि से हमारे इम्पोर्टेंट रहेंगे। उसके लिए एक ट्रिक है, मदिर अदराकू, मदिर अदराकू अति अग्नि। इस ट्रिक में प्यारे बच्चों अति अग्नि, इस ट्रिक के अंदर हमारे जो रघुवंश के अंदर जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं उन सभी राजाओं के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो हमारी प्यारे बच्चों ट्रिक क्या है, ट्रिक है सर मैं दी रा मदिर अदराकू, ऐद राकू अति अग्नि। ये प्यारे बच्चों हमारी क्या है, ये सर हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक में हमें पढ़ना है रघुवंश के राजाओं के बारे में। अब प्यारे बच्चों आपको बता दूं मैं से कौन बन जाएगा, सर मैं से हमारा बनेगा मनु। मनु कौन था, विवस्वत मनु, जिसने प्यारे बच्चों हमारे रघुवंश का पहला राजा माना जाता है मनु। वो प्यारे बच्चों हम ऐसा माना जाता, हम सभी संतान मनु की संतान हैं और मनु से मानव, जो मानव बना है प्यारे बच्चों वो मनु की संतान माना गया है। तो हमारा रघुवंश का पहला राजा माना गया है मनु। उसके बाद हमारा राजा कौन बना था, सर हमारा राजा बना था दलीप। कौन बना था सर, दलीप। दलीप के पुत्र का नाम क्या था, सर रघु। रघु के पुत्र का नाम था अज। ये प्यारे बच्चों ऐतिहासिक एक ही ट्रिक में सारे के सारे महत्वपूर्ण राजा बता रहा हूं रघुवंश के। उसके बाद अज के पुत्र का नाम क्या था, सर दशरथ। अब दशरथ के कौन पैदा हुए थे, सर श्री राम। श्री राम के बेटे का नाम क्या था, सर कुश। और कुश के पुत्र का नाम क्या था, सर अतिथि। अतिथि। और जो अग्निवर्ण का 31वां राजा है,
वो प्यारे बच्चों कौन है सर अग्निवर्ण। 31वां राजा कौन है अग्निवर्ण। अब प्यारे बच्चों हमारा रघुवंश के अंदर जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं उन सभी को मैंने एक साथ लिखने का प्रयास किया है। अब आपसे पूछा जाएगा रघुवंश जो महाकाव्य है ये किसका उपजीव्य है, ये कहां से लिया गया है। रघुवंश जो महाकाव्य है ये प्यारे बच्चों इसका उपजीव्य की बात की जाए, इसका उपजीव्य रहेगा हमारा पद्म पुराण। पद्म पुराण। और पुराणों की संख्या पूछता है तो पुराणों की संख्या कितनी है सर हमारे 18 पुराण हैं। 18 पुराण में हमारा पद्म पुराण है। पद्म पुराण से हमारे कौन सा रचना ली गई है रघुवंश रचना ली गई है। एक बार जितना पढ़ाया मैं उसी को रिवाइज कराने का प्रयास करता हूं, ठीक है, ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आज का हमारा प्यारे बच्चों आज का हमारा जो रचना है उस रचना के ऊपर विचार करेंगे। रचना का नाम है रघुवंश। इसको लिखने वाले प्रणेता लेखक कौन है सर कालिदास हैं। कालिदास। रघुवंश किस तरह की विधा है महाकाव्य है। सर्गों की संख्या सर 19 है। और महाकाव्य की विशेषता क्या है सर इसके अंदर कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। रघुवंश किस तरह की रचना के अंतर्गत आती है लघुत्री के अंतर्गत आने वाली रचना है। सर लघुत्री और बृहत्त्री क्या है जो बड़ी रचनाएं हैं उन्हें कहा गया है बृहत्त्री। बृहत्त्री के अंतर्गत कौन कौन सी रचना आएंगी बृहत्त्री के अंतर्गत आने वाली जो रचना रहेंगी वो रचना रहेंगी प्यारे बच्चों हमारी किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम। उसके अलावा हमारी अन्य रचना रहेगी शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम। और अन्य रचनाओं की बात की जाएगी जो हमारी वो रहेगी नैषधीय चरितम। ये हमारी कौन रचनाएं किसके अंतर्गत आएंगी बृहत्त्री के अंतर्गत आने वाली रचना रहेंगी। रघुवंश मेघदूतम। रघुवंश मेघदूतम और कुमार संभव ये लघुत्री के अंतर्गत आने वाली रचना है। कुमार संभव में सर्गों की संख्या कितनी है सर हमारी कुमार संभव में सर्गों की संख्या है 17। मेघदूत हमारा खंड काव्य है। किसने लिखा है कालिदास ने लिखा है। विरह का सबसे सुंदर उदाहरण किस काव्य से सुनने को मिलता है मेघदूतम से। और जो हमारा रघुवंश में सर्गों की संख्या कितनी है 19 हमारे सर्ग हैं। अब प्यारे बच्चों यहां तक मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अब हमारा बिंदु आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ना है अब हमने पढ़ना है जो रघुवंश महाकाव्य है। रघुवंश जो महाकाव्य हमारा है ये किसके द्वारा लिखा गया है ये सर हमारे कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास के द्वारा लिखा गया है। महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इस काव्य में महाकवि कालिदास को महाकवि कालिदास को दास को प्रौढ़ प्रतिभा का प्रौढ़ प्रतिभा का प्रतिभा का परसून कहा है। किसने कहा है सर ये कहा है कीथ महोदय ने। एक प्यारे बच्चों एक विदेशी शिक्षाविद ने ये कहा कि जो महाकवि कालिदास है उसने जो रचना लिखी है कौन सी रघुवंश। रघुवंश रचना तब लिखी जब वह प्रौढ़ प्रतिभा का बहुत अधिक प्रतिभा हो गई थी। अर्थात उन्होंने रघुवंश से पहले बहुत सारी रचनाएं लिख दी थी और उन रचनाओं के बाद जब इतनी रचनाओं का उसको प्रतिभा हो गई थी अनुभव हो गया था
तब इसने एक फूल खिलाया था, उस फूल का नाम क्या है? उस फूल का नाम है सर रघुवंश। ऐसा किसने कहा है? ऐसा प्यारे बच्चों कीथ महोदय ने कहा है। रघुवंश के अंदर श्लोकों की संख्या की बात की जाए कि रघुवंश में श्लोक कितने हैं, अब इसमें श्लोकों की बात की जाए प्यारे बच्चों, मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बिंदु वही करा रहा हूं। श्लोकों की संख्या कितनी है? सर रघुवंश में श्लोकों की संख्या कितनी है? सर श्लोकों की संख्या हमारी रहने वाली है कितनी? सर 1569 हमारे श्लोक रहेंगे। इसमें प्यारे बच्चों 1569 श्लोक हैं। सबसे ज्यादा श्लोक हमारे किस सर्ग में हैं? 12वें सर्ग में सबसे ज्यादा श्लोक हैं। और 12वें सर्ग में श्लोकों की संख्या कितनी है? 104 है। 12वें सर्ग में श्लोकों की संख्या कितनी है? 104। और सबसे कम श्लोक किस सर्ग में है? 18वें सर्ग में है। सबसे कम श्लोक किस सर्ग में है? 18वें सर्ग में सबसे कम श्लोकों का वर्णन मिलता है। और सबसे कम कितने श्लोक हैं? सर हमारे 53 श्लोक है। किसमें? सर हमारे 18वें सर्ग में। और सबसे ज्यादा श्लोक किस सर्ग में है? सर 12वें सर्ग में सबसे ज्यादा सर्ग हैं। अब 18वें सर्ग में सबसे कम श्लोक भी हैं और उसके बावजूद भी महाकवि कालिदास ने अपनी प्रतिभा के द्वारा 22 राजाओं का वर्णन कर दिया। एकमात्र सर्ग जो प्यारे बच्चों 18वां सर्ग है, उसमें केवल 53 श्लोकों में 22 राजाओं का वर्णन किया गया है। अब प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा सर्ग किस सब रघुवंश में किस राजा को लेकर महाकवि कालिदास ने सबसे ज्यादा सर्गों की रचना की है? सबसे ज्यादा सर्ग प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा सर्ग जो श्री राम को लेकर सबसे ज्यादा सर्ग लिखे हैं। सबसे ज्यादा सर्ग किस राजा के लिए लिखे हैं? तो सबसे ज्यादा सर्ग लिखे हैं प्यारे बच्चों श्री राम के लिए। अब जो हमारी रघुवंश महाकाव्य है, इसके रचना को देखकर रघुवंश जो महाकाव्य है, इस रचना के को अच्छे से पढ़कर एक कवि हुए हैं जिसका नाम है मल्लीनाथ। क्या हुए हैं? कवि का नाम क्या है? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ ने एक रचना की है। रचना का नाम क्या है? सर रचना का नाम हमारा रहने वाला है संजीवनी। रचना का नाम क्या रहने वाला है? संजीवनी। एक बहुत प्यारी रचना की है जिस रचना का नाम है प्यारे बच्चों संजीवनी। संजीवनी रचना किसने की है? मल्लीनाथ ने। किस पुस्तक को? इस मल्लीनाथ की संजीवनी पुस्तक का उपजीव्य क्या है? उपजीव्य की बात की जाए तो उपजीव्य हमारा रहने वाला है रघुवंश। क्या रहने वाला है? सर हमारा रघुवंश रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। महाकवि कालिदास ने जो रघुवंश के अंदर किस रीति का प्रयोग किया है। बात की जाए रीति, रीति का मतलब लिखने का ढंग। रीति का मतलब होता है प्यारे बच्चों ढंग। महाकवि कालिदास ने रघुवंश जो महाकाव्य है, रघुवंश महाकाव्य है, इसके अंदर वेदर्भी रीति का प्रयोग किया है। सर वेदर्भी रीति होती क्या है? जिसमें प्यारे बच्चों वेदर्भी लिपि क्या होती है? जिसमें सरल शब्दों का प्रयोग किया जाए। सरल शब्दों का प्रयोग किया जाए। इसमें प्यारे बच्चों वैदिक शब्दों के स्थान पर लौकिक जो जनमानस की समझ में आ सके, लौकिक संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। लौकिक सांस्कृतिक शब्दों का प्रयोग किस कवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम पढ़ेंगे रघुवंश महाकाव्य के अंतर्गत जो हमारा प्यारे बच्चों रघुवंश महाकाव्य के अंतर्गत मैं कम शब्दों में रघुवंश महाकाव्य को समझाने का प्रयास करूंगा कि रघुवंश महाकाव्य में होता है क्या।
हाँ भाई, अब रघुवंश महाकाव्य के सर्गों पर विचार कर लेते हैं। रघुवंश महाकाव्य के सर्ग। सर्ग अनुसार, सर्गानुसार वृतांत। हाँ सर। अब हम पढ़ेंगे रघुवंश महाकाव्य का सर्गानुसार वृतांत। वृतांत क्या रहेगा? सबसे पहले पहला सर्ग में प्यारे बच्चों क्या होता है? जो मनु है वो तपस्या कर लेते हैं, और तपस्या के उपरांत मनु तपस्या करके मनु तपस्या करते हैं, और तपस्या के उपरांत राजा दलीप का जन्म होता है। और दलीप का जन्म हो गया है, किस जन्म के बाद उसकी प्यारे बच्चों शादी हो जाती है किसके साथ? सुदक्षिणा के साथ। सुदक्षिणा क्षीणा सुदक्षिणा के साथ, दक्षिणा के साथ रघु की शादी हो जाती है। और शादी के बाद वो दोनों प्यारे बच्चों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और वहां पर वहां पर प्यारे बच्चों एक गाय होती है, हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। देवताओं ने एक गाय को भेजा था। देवताओं की गाय देवताओं की गाय का नाम था, देवताएं गाय थी प्यारे बच्चों कामधेनु। कामधेनु नंदिनी कामधेनु नंदिनी के पास से जब राजा दलीप और सुदक्षिणा गुजर जाते हैं, पास से प्यारे बच्चों चले जाते हैं, तो नंदिनी को ऐसा महसूस होता है कि वह प्यारे बच्चों उसका अपमान हो गया है। तो धीरे धीरे राजा दलीप और सुदक्षिणा अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, और उनके प्यारे बच्चों कोई संतान नहीं हुई। वो गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं कि हमारे संतान नहीं हो रही है, तो हम क्या करें? हमारे संतान नहीं हो रहे हैं, हमारे बाद हमारा उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो वहां पर प्यारे बच्चों गुरु वशिष्ठ राजा दलीप और सुदक्षिणा को गऊ की सेवा करने को कहते हैं, क्योंकि राजा वशिष्ठ तो जानते हैं कि इनसे कोई ना कोई अनहोनी कार्य हुआ है। तो अनहोनी कार्य क्या हुआ था? उन्होंने प्यारे बच्चों कामधेनु नंदिनी का अपमान कर दिया है। और अपमान के बाद राजा जो गुरु वशिष्ठ ने उनको सलाह दी कि तुम गऊ सेवा करो ताकि तुम्हारे संतान पैदा हो जाए। किसकी सेवा करने के लिए कहा था? गऊ की सेवा करनी थी। किसकी? गऊ माता की सेवा करो, तब जाकर तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। उसके बाद जो हमारा दूसरा सर्ग है, दूसरे सर्ग में होता है क्या? दूसरे सर्ग में राजा दलीप और राजा दलीप और सुदक्षिणा दोनों के दोनों सुदक्षिणा दोनों के दोनों गौ सेवा में लग जाते हैं, गौ सेवा में लीन हो जाते हैं। और 21 दिनों तक गाय की वो सेवा करते हैं। और जो कामधेनु का बच्चे कामधेनु जो गाय है कामधेनु जो गाय है उसका कामधेनु गाय का नाम क्या है? नंदिनी। कामधेनु जो नंदिनी है वो प्यारे बच्चों उसका बच्चा वहां पर घूम रहा था। तो कामधेनु नंदिनी जो है वो देवताओं के द्वारा भेजी गई गाय है। तो कामधेनु नंदिनी ने दलीप की परीक्षा लेने के लिए एक कुमोदर नामक शेर को भेजा। किसको भेजा? कुमोदर नामक एक शेर को भेजा कि जाओ आप मेरे बच्चे को खाओ, देखती हूं मैं कि वो दलीप मेरे बच्चे को बचाएगा या नहीं बचाएगा। तो उस समय प्यारे बच्चों दलीप ने उसके बच्चे की
शेर से रक्षा की, और रक्षा के बाद जो कामधेनु माता है वो प्रसन्न हो जाती, खुश हो जाती है, और उसने जो श्राप दिया था उसे शाप मुक्त कर देती है, शाप से मुक्त कर देती है कि अब तुम्हें मेरे द्वारा दिया गया जो शाप है वो शाप उतर गया है, शाप से आप निवृत्त हो गई हैं और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा आशीर्वाद देती है कौन? कामधेनु गाय। किसे देती है? राजा दिलीप को और सुदीक्षणा को। अब ये सारा वृत्तांत हमारे दूसरे सर्ग में बताया गया है। दूसरे सर्ग में क्या बताया गया है? राजा दिलीप और सुदीक्षणा दोनों की दोनों वशिष्ठ की गुरु के आज्ञा अनुसार कामधेनु गाय की सेवा में लग जाते हैं। उन्होंने 21 दिन तक सेवा की। उसके पश्चात कामधेनु गाय ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अपना बच्चे के सामने वो शेर को ले आती है, और उस शेर का नाम था कुमोदर नामक शेर। अब वो शेर से राजा दिलीप रक्षा शेर से राजा दिलीप कामधेनु गाय की बच्चे की रक्षा करते हैं। रक्षा से वो नंदिनी प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होने के बाद जो राजा को जो शाप दिया था उस शाप से मुक्त हो जाती है। ये सारा वृत्तांत रघुवंश के दूसरे सर्ग में बताया गया है। ये सारा वृत्तांत किसमें बताया गया है? दूसरे सर्ग में बताया गया है। उसके बाद तीसरे सर्ग में होता है क्या? रघु का रघु का जन्म होता है। रघु का जन्म किस सर्ग में होता है? सर तीसरे सर्ग में होता है। रघु का पिता कौन है? रघु का पिता जो है, पिता दलीप अपने पुत्र का दलीप राजा दिलीप पुत्र का राज्याभिषेक करके वो वन की तरफ चल देते हैं। वन की ओर चल दिया, और उसके बाद सारा राज कार्य किसने संभाला? अब हमारे रघु ने पूरा का पूरा राज कार्य संभाल लिया है। अब रघु जो है वो राज कार्य संभाल रहा है, और रघु के अंदर प्यारे बच्चों, रघु के अंदर दान की भावना है वो पूरी तरह से भरी हुई है। रघु के अंदर दान की भावना है वो पूरी तरह से भरी हुई है। रघु के दान का वर्णन रघु के दान का वर्णन जो है वो चौथे सर्ग में बताया गया है। रघु जो थे, रघुकुल के अंदर जो रघु नामक राजा हैं, वो प्यारे बच्चों रघु नामक जो राजा हैं उसके दानशीलता के चर्चे प्यारे बच्चों इंद्रलोक देवराज में भी, देवताओं जहाँ निवास करते हैं इंद्रलोक में, स्वर्ग में रघु के नाम के चर्चे चलते हैं कि वो इतना दानशील है। रघुवंश में सबसे ज्यादा दानशील कौन है? तो प्यारे बच्चों आपका उत्तर क्या होगा? दानशील कौन हो जाएगा? राजा रघु। और ये रघु इतना दानशील है कि इसका प्यारे बच्चों सारे सारे भूलोक भूलोक इसके अलावा द्युलोक में रघु के दानशीलता का वर्णन मिलता है। एक बार मैं 4 सर्गों को दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपका हर बिंदु अच्छे से क्लियर हो जाए। तो प्यारे बच्चों हमने पहले सर्ग में क्या पढ़ा? सर हमने पहले सर्ग में ये पढ़ा था कि जो मनु तपस्या करता है, तपस्या उपरांत राजा दिलीप जी आते हैं। राजा दिलीप का विवाह किससे हो गया है? सुदक्षिणा से हो गया है, और दोनों अपना जीवन सुखी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन राजा दिलीप और सुदक्षिणा रास्ते से जा रही थी, और वहां पर उनको कौन मिल गई? रास्ते में उन्हें कामधेनु दिखाई दी, लेकिन सुदक्षिणा और राजा दिलीप ने उसको अनदेखा कर दिया, जिसके कारण प्यारे बच्चों नंदिनी है वो क्रोधित हो जाती है और उन्हें श्राप दे देती है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। और
ये प्यारे बच्चों सुदक्षिणा और राजा दिलीप ने अनुभव ही नहीं किया था कि उसने श्राप भी दे दिया है। और धीरे धीरे जीवन बीतता गया। राजा दिलीप था वो बुजुर्ग होने लगा था। फिर वो अपने गुरु के पास जाता है, गुरु का नाम है वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ के पास जाता है कि गुरुजी मेरी कोई संतान नहीं है तो मैं क्या करूं। तो राजा तो गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप को समझाया कि तुम ऐसा करो, तुम गौ की सेवा करो, गौ की सेवा से आपको संतान की प्राप्ति होगी। इस बात का भाई गौ ने श्राप दे रखा, इस बात का गुरु वशिष्ठ को पता था, लेकिन राजा दिलीप और सुदक्षिणा को इस बात का पता नहीं था। दूसरे सर्ग में राजा दिलीप और सुदक्षिणा अपने गुरु की आज्ञा, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर क्या करते, तपस्या करते हैं, सेवा करते हैं। किसकी? कामधेनु नंदिनी की। और 21 दिन तक सेवा करने के बाद कामधेनु नंदिनी उनकी परीक्षा लेती है। कुमोदर नामक शेर को वो अपने बच्चे के पास भेजती है। वहां पर राजा दिलीप उस बच्चे से उस बच्चे की रक्षा करता है शेर से, जिससे प्रसन्न हो जाती है। और कामधेनु नंदिनी ने उसे श्राप मुक्त कर दिया और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। और राजा दिलीप और सुदक्षिणा के पुत्र की प्राप्ति हुई। वो पुत्र का नाम क्या था? रघु, जिसके नाम पर प्यारे बच्चों हमारा रघुवंश महाकाव्य हम पढ़ रहे हैं। वो प्यारे बच्चों किसके नाम पर पढ़ रहे हैं? राजा रघु के नाम पर। राजा रघु जो हैं प्यारे बच्चों, उसका राज्याभिषेक के उपरांत राजा दिलीप वनप्रस्थ की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद चौथे सर्ग में राजा रघु जो है उसको प्यारे बच्चों वो इतना दानशील है, उसका दानशीलता के चर्चे पूरे संसार में फैले हुए हैं। ये सारा का सारा प्यारे बच्चों हम चौथे सर्ग में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पांचवें सर्ग में हमारा क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमारा पांचवा सर्ग शुरू होता है। अब पांचवा सर्ग, पांचवें सर्ग में क्या होता है? पांचवें सर्ग में राजा राजा रघु के दानशीलता के जो जो प्यारे बच्चों दानशीलता का जो यश था वो देवलोक में चल पड़ा था। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए वर्तंतु एक महर्षि हैं, वर्तंतु का एक शिष्य आता है जिसका नाम है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है कौतस। शिष्य का नाम क्या है? कौतस। कौतस राजा रघु के पास आता है और उससे वो 14 करोड़ को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रिका मांगता है। तो राजा वर्तंतु का महर्षि वर्तंतु का शिष्य कौतस राजा रघु से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रिका मांगता है। मुद्रिका मांगता है और इसके मुद्रिका को देने के लिए राजा रघु, प्यारे बच्चों राजा रघु जो है वो राजा रघु जो है उसने जो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा राजा रघु के पास तो नहीं थी, क्योंकि दानशील था, आपको पता ही है, उसने तो अपना बहुत कुछ दान कर दिया था। तो राजा रघु ने कोतस को प्रसन्न करने के लिए, कुबेर धन का देवता कौन है? सर कुबेर है। कुबेर कुबेर पर आक्रमण करके कुबेर पर आक्रमण कर दिया और वहां से उसने सारा धन ले लिया। और सारा धन लेकर उसने कोतस जो वर्तंतु का शिष्य है, वो भी प्यारे बच्चों एक महर्षि है, उस महर्षि को वो सारा धन दे दिया। और धन को देने के बाद राजा जो है प्यारे बच्चों राजा रघु जो है उसकी दानशीलता से कोतस प्रसन्न हो गया और वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रिका लेकर चला गया। और प्यारे बच्चों राजा रघु के पांचवें छठे सर्ग में राजा रघु के संतान पैदा होती है। छठे सर्ग में रघु के संतान पैदा हुई जिसका नाम था प्यारे बच्चों अज। अज जो हमारे इस पाठ के अंदर, इस रघुवंश नामक महाकाव्य में जो राजा अज है, अब अज पैदा हो गया है किसके?
रघु की संतान है प्यारे बच्चों अज। अज राजा का विवाह होता है। मैं मुख्य मुख्य बिंदु बता रहा हूं। अज का विवाह होता है किसके साथ? इंदुमती के साथ। इंदुमती स्वयंवर किया जाता है और इंदुमती स्वयंवर में अज का विवाह हो जाता है किसके साथ? इंदुमती के साथ। और इंदुमती उस समय अपने जमाने की सबसे सुंदर महिला थी प्यारे बच्चों, सुंदर महिला थी। और इंदुमती के विवाह का वर्णन है जो महाकवि कालिदास है, महाकवि कालिदास ने इतना सुंदर किया है कि इंदुमती जिस भी राजा के पास से जाती थी, इंदुमती प्यारे बच्चों जिस भी राजा के पास से जाती थी, इंदुमती जिस भी राजा के पास से जाती थी वो राजा प्यारे बच्चों प्रसन्न हो जाता था। और इंदुमती मानो कि दीपक हो। और वहां पर जो महाकवि कालिदास ने प्यारे बच्चों महाकवि कालिदास ने इंदुमती की जो तुलना है वो दीपक की लो से की है, दीप शिखा से की है। इस कारण इतनी सुंदर वर्णन करने के कारण प्यारे बच्चों जो दीप शिखा की उपाधि से सम्मानित कौन किया गया है? महाकवि कालिदास। इस महाकवि कालिदास को इंदुमती स्वयंवर में इंदु की प्रशंसा के कारण उसने प्यारे बच्चों उपमा अलंकार का प्रयोग कर दिया। और उपमा अलंकार का प्रयोग इंदुमती स्वयंवर में इंदुमती की तुलना दीपशिखा से की गई है। ये सारा का सारा वर्णन हमें कहाँ मिलता है? इंदुमती स्वयंवर में मिलता है। उसके बाद सातवें सर्ग में, सातवें सर्ग में क्या होता है? सातवें सर्ग में, सातवां जो हमारा सर्ग है इसके अंदर इंदुमती इंदुमती के पुत्र होते हैं कौन? दशरथ। इंदुमती का पुत्र है, इंदुमती का पुत्र कौन है? दशरथ। दशरथ का जन्म हो जाता है, दशरथ का जन्म हो गया है। और इंदुमती जो माँ इंदुमती है दशरथ की माता, वो प्यारे बच्चों स्वर्ग सुधार चुकी है। और इंदुमती जो है इंदुमती की मृत्यु हो गई। और इंदुमती की मृत्यु के बाद राजा विलाप करते हैं और राजा भी स्वर्गारोहण कर जाते हैं। राजा भी स्वर्ग आरोहण कर गई हैं। राजा आज भी अब स्वर्ग लोक की यात्रा कर गई हैं। ये सारा का सारा वर्णन हमें किस सर्ग से पढ़ने को मिलता है? सातवें सर्ग से। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों हम सातवें सर्ग तक ही पढ़ पाए हैं। अब मैंने मुख्य मुख्य बिंदु जो प्यारे बच्चों पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे उन्हीं बिंदुओं पर विचार की है। अब प्यारे बच्चों यदि हम पूरा का पूरा रघुवंश महाकाव्य पढ़ेंगे, अकेले महाकाव्य में प्यारे बच्चों 3 महीने लग जाएंगे। तो हमने प्यारे बच्चों जो मुख्य मुख्य घटनाएं घटित हुई हैं उन्हीं घटनाओं का उल्लेख प्यारे बच्चों मैंने अब रघुवंश महाकाव्य में किया है। बाकी जो हमारा विषय रह गया है, विषय हमारा है उसको हम प्यारे बच्चों आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आगे की कक्षा में हमारे प्यारे बच्चों जो हमारे सर्ग हैं आगे की कक्षा में है आठवें सर्ग से, आठवें सर्ग से जो हमारे रघुवंश में 19 सर्ग पढ़ने हैं वो सारे विषय वस्तु को हम पढ़ेंगे 8वें सर्ग में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 7 सर्गों तक की घटनाएं आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? जितने भी साथी हैं कमेंट करके बताएं भाई। अब आपको इस तरह से मुख्य मुख्य घटनाएं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे बिंदु आपको क्लियर करते चलेंगे हर रचना के बारे में। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।